जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी के, पहले हम लोग पढ़े हैं पृथ्वी का जो बाहरी हिस्सा है, अब पढ़ेंगे उसके अंदर के बारे में, जिसे कहते हैं भूगर्भ वैज्ञानिक, जिन्हें कहते हैं जियोलॉजी है। तो उसके विषय में हम जानेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं पृथ्वी के अंदर। यह हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है। वैसे आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी पृथ्वी के अंदर कई परतें हैं। अब जैसे धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से तो उसमें पाताल है, धरातल, सूतल, वितल, समतल ये सब हैं। लेकिन यदि साइंटिफिक रीजन से देखा जाए तो इसमें क्या है, क्रोड है, जैसे मेंटल क्रोड है, और कई सारी परतें हैं, और शैल है। तो मतलब ज्वालामुखी, ये सब चीज़ें पृथ्वी के अंदर है साइंस के हिसाब से यदि देखा जाए तो। अब ध्यान से शुरू करते हैं। जैसा कि हमारी पृथ्वी के अंदर हमारी जो पृथ्वी है एक गतिशील ग्रह है। जो पृथ्वी है गतिशील प्लैनेट है, जो हमेशा अपने अक्ष पे और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। जैसे अपने अक्ष पे घूमेगा और फिर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। जैसे कि ये पृथ्वी है, ये तो ये मान लीजिए ये पृथ्वी ऐसे घूमेगी, ठीक, इस प्रकार से पृथ्वी घूमेगी, तो अपनी धुरी पे भी घूमेगी और सूर्य के चारों ओर भी घूमेगी। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई है। और इनके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। जो पृथ्वी है इसके अंदर और बाहर हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं। जैसा कि पृथ्वी के बाहर क्या होता है, क्लाइमेट चेंज है। अब पहाड़ इधर से उधर खसकना, पानी इधर से उधर जाना, तो मतलब ये पृथ्वी के बाहर परिवर्तन होते हैं। इसी प्रकार से पृथ्वी के अंदर भी परिवर्तन होते हैं। जैसे कि पृथ्वी के अंदर कौन कौन से होंगे, जैसे मान लीजिए ज्वालामुखी है, वो फटेगा है, अंदर प्लेटें आपस में टकराती, तो इस प्रकार से भूकंप भी आते हैं। तो ये सब पृथ्वी के अंदर होता है। और हाँ, क्या आपने कभी सोचा कि पृथ्वी के अंदर भाग में क्या होगा? क्योंकि अब जो बच्चे हैं वो कल्पना ही कर सकते हैं। ऐसे मान लीजिए छोटे बच्चे हैं तो हमेशा पूछते रहते कि पृथ्वी यहाँ क्या है, पृथ्वी के अंदर क्या है, बाहर क्या है, है? अब हम सब भी बच्चे थे तो यही सब सवाल करते थे अपने टीचरों से और गुरुओं से, सब पूछा करते थे कि पृथ्वी के अंदर क्या होगा, बाहर क्या है। तो अब जैसे पुराने लोग थे वो बताया करते थे कि भगवान और इन सब की मतलब बातें बताया करते थे। और आज के समय में देखा जाए तो इसके अंदर क्या है, जैसे कि परत है, थल है, समुद्र है। समुद्र और थल जो तो बाहर है, और इसके अंदर क्या है, मेंटल कोर है, क्रोड है, और क्या है, आंतरिक जो क्रोड होती है जिसका सेंटर पॉइंट होता है। यहाँ पे क्या होता है, बहुत गर्म ये जो भाग होता है, ये सबसे गर्म भाग होता है जो बीच का, जैसे नहीं कि अब जैसे इसमें तो यही सबसे गर्म भाग है। लेकिन अब जैसे सूर्य की बात की जाए तो सूर्य के आप जितने मतलब दूर जाएंगे तो उसका डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, लेकिन उसके पास जाएंगे तो डिग्री सेल्सियस उसका घटता है। इस प्रकार से इसमें क्या है, इसमें इसका जो अंदर वाला भाग है ये सबसे गर्म भाग है। तो यह बात आपको समझ आ गई है। और इसमें क्या है कि पृथ्वी किन पदार्थों से बनी। अब पृथ्वी किन पदार्थों से, इसमें थल है, जल है, पेड़ पौधे हैं, वायु है। तो ये सब मिलकर एक पृथ्वी का निर्माण हुआ जिसपे जीवन आज संभव हो पाया है। अब हम सब प्राणी, जीव जंतु सब कैसे संभव, क्योंकि यहाँ देखिए पीने के लिए जल, सांस लेने के लिए शुद्ध हवा, और रहने के लिए धरती है, और समुद्र, ये सब है। तो आप इन सब का उपयोग करते हैं। अब क्या आता है, पृथ्वी का आंतरिक भाग। तो पृथ्वी का आंतरिक भाग, पृथ्वी एक प्याज के तरीके है। जैसे पृथ्वी की परतें, जैसे प्याज होता है, प्याज आपने सभी ने देखा होगा कि प्याज की परतें हटाओ तो उसका अंदर का कोई ठोस भाग नहीं मिलता, वो हमेशा निकलता ही रहता है।
अंत में एक छोटा सा टुकड़ा होता है। तो इस प्रकार से पृथ्वी भी है, एक प्याज के भांति है, जो जिसको जितना ही उधेलोगे उतना इसकी परतें निकलेंगी। ठीक है, पृथ्वी एक प्याज की भांति है के ऊपर एक सैकड़ी परतों में बनी होती है, जिसमें कई सारी परतें हैं। जैसे ये देखिए, ये परत है, ये है, ये मतलब छोटी छोटी परतें हैं। फिर ये बीच का भाग क्रोड कहलाता है। ये जो आंतरिक क्रोड है, यही सबसे गर्म भाग है। अब आगे चलते हैं। कहलाता है पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। जो पृथ्वी की ऊपरी सतह होती है, जिस पर हम सब आप लोग रहते हैं, ये सब क्या है, परपटी कहलाती है। इसे थल कहते हैं, ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। जो सबसे ऊपरी परत है, ये सबसे पतली परत है। सबसे पतली परत है। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय सतह में 35 किलोमीटर एवं समुद्र सतह पर 5 किलोमीटर तक है। जो जैसे महाद्वीप है, जिसपे जैसे मान लीजिए एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, अंटार्कटिका, मतलब जितने भी महाद्वीप है, इसपे क्या है, जो परत 35 किलोमीटर गहराई में है। जैसे मान लीजिए ये मान लीजिए महाद्वीप, ये यहाँ है। ठीक है, यहाँ से ये 35 किलोमीटर, लेकिन समुद्र आगे माफ नहीं करते। जो समुद्र तल से है वो सिर्फ 5 किलोमीटर मोटी परत है। ठीक है, थल से 35 किलोमीटर और समुद्र तल से 5 किलोमीटर। ये आपको समझ में आ गया होगा। है 5 किलोमीटर। ये देखिए, ये है, ये क्या है, महाद्वीप। ठीक है, यहाँ से ये यहाँ तक 35 किलोमीटर है। कितना है, हाँ, यहाँ से ये 35 किलोमीटर। ये मतलब जो महाद्वीप है उससे इसकी सतह कितनी मोटी है, 35 किलोमीटर। और जो समुद्र है, हाँ, ये समुद्र है, इससे कितनी है, इससे इसकी सतह है यहाँ से, ये सिर्फ 5 किलोमीटर। तो इससे आपकी ज्यादा है, लेकिन समुद्र से कम है। यदि आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमें समझ में नहीं आया। क्योंकि आपको यदि समझ में नहीं आया तो हमारा पढ़ाना बेकार है। और आप बिल्कुल बेझिझक बताइए कि हमको नहीं समझ में आ रहा, इसलिए हम अगले टॉपिक पे इसको और विस्तार से समझाएंगे और नए नए टॉपिक लेके आएंगे। ठीक है, और अब आपका आता है 5 किलोमीटर है। महाद्वीपीय सतह मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिज से बनी है। जो महाद्वीप है, जो सिलिका और एल्यूमिना पदार्थ है, इनसे बने हुए हैं। जो हमारी धरती है, इसमें कई सारे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं ना, उन्हीं से इसका निर्माण होता है। और जैसे हमारी धरती के अंदर क्या लोहा भी पाया जाता है, कोयला भी पाया जाता है, और आपको इसके अंदर हीरा, सोना, सब चीज मतलब प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए जो हमारा महाद्वीपीय सतह है वो किससे बनी है, सिलिका और एल्यूमिना तो पदार्थ है, इससे खनिजों से बनी है। इसलिए इसे Cl और Cl सिलिका, ठीक है, Si कहा जाता है, और L एल्यूमिना, L से डिनोट किया जाता है। महासागर की परत मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की होती है। जो महासागर की परत है वो किसकी होती, सिलिका और मैग्नीशियम। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। महासागर की परत मुख्यतः किससे बनती है, सिलिका और मैग्नीशियम। ये क्वेश्चन आप देखिए, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये आप नोट कर लीजिए या फिर वीडियो देख के याद कर लीजिए। ठीक है, हाँ,
आगे चलते हैं। बनी है, इसलिए इसे सीमेंट से डिनोट करते हैं, SI सीमेंट। सिलिका तथा मैग्नीशियम को किससे करेंगे, Ma, ठीक है, मैग्नीशियम को Ma कहा जाता है। परपटी के ठीक नीचे मेंटल कोर पाया जाता है। जो परपटी है, जो हम लोग की परपटी है, वो परपटी, उसके ठीक नीचे मेंटल कोर पाया जाता है, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। ये क्या है, 2900 किलोमीटर गहराई तक फैला होता है, ठीक है। क्या होता है, मेंटल कोर फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत प्रोड होती है। अब ये देखिए, ये क्या है, ये मेंटल कोर है, ये यहाँ से मेंटल कोर है। इसकी कितनी है, इसकी कितनी गहराई है, 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, ठीक है। ये जो मेंटल कोर है, इसकी 2900 किलोमीटर गहराई है। और इसके नीचे, जस्ट नीचे जो आ जाता है, यहाँ से जो आंतरिक फ्लोर शुरू होता है, ये यहीं से शुरू होता है। अब आगे चलते हैं। हाँ, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर की है। जिसकी जो त्रिज्या है, इस प्रकार से देखेंगे ना, त्रिज्या 3 भाग है। इसकी जो त्रिज्या है लगभग कितनी है, 3500 किलोमीटर लग गहराई। यह मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है। जो किस चीज की होती है, निकल एक पदार्थ होता है, और लोहा, आयरन तो आप सब जानते हैं। निकल एक पदार्थ होता है और एक लोहा। निकल शायद बैटरियों में यूज किया जाता है तो, और ये लोहा भी होता है, तथा इसे नीफे भी कहा जाता है, ठीक है। इसको किससे डिनोट करेंगे, नीफे, Ni, ठीक है, Ni से डिनोट करेंगे। निकल तथा नीफे फेरस कहते हैं, ठीक है। निकल जो है, निकल तथा Fe, इसको क्या कहते हैं, फेरस, Fe को फेरस से कहेंगे, ठीक है। केंद्रीय प्रोड का तापमान एवं दाब काफी उच्च होता है। जो बीच का प्रोड होता है, वो बहुत गर्म होता है, इतना गर्म, यदि उसमें लोहा डाल दे तुरंत वो गल जाएगा, ऐसा होता है उसका ताप। हाँ, अब आपका शुरू होता है शैल और खनिज। ये क्या है, शैल और एवं खनिज। तो इसको बताते हैं। शैल क्या है, जो पृथ्वी पर जो परतें पाई जाती हैं, कई सारी परतें बन के ये शैल ही कहलाती है। जो परतें होती हैं, इनको शैल कहा जाता है। और खनिज वही, जैसे लोहा है, हीरा है, पन्ना है, सोना है, और कोयला है, ईंधन है, ये सब खनिज पदार्थ हैं, जो हमारे हम सभी मनुष्यों के उपयोग में आते हैं। पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। तो पृथ्वी की परपटी है, वो अनेक प्रकार के शैलों से बनी होती है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड का शैल कहते हैं। जो होता है, पृथ्वी की परपटी जो बनाई जाती है, उसका जो खनिज पदार्थ का पिंड होता है, ठीक है, खनिज पदार्थ का जो टुकड़ा होता है, ठीक है, उसी टुकड़े को प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। जो वो टुकड़ा होता है प्राकृतिक, जो जैसे ज्वालामुखी से जो भी मतलब टुकड़े पाए जाते हैं, उन्हीं को शैल कहा जाता है, ठीक है। आकार एवं गठन की हो सकती है, ये मतलब किसी भी आकार की हो सकती है। जो शैल होता है, वो किसी भी आकार का, जो गोल है, चौड़ा है, लंबा है, कैसा भी, मतलब शैल जो होता है, ये प्राकृतिक, जो ज्वालामुखी से निकले हुए लावे से जो फैल जाता है, उसी से जो टुकड़े होते हैं, उन्हीं पिंडों को शैल कहा जाता है। मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार की होती है। तो शैल मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। एक होती है आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कार्यांतरित शैल। ये 3 प्रकार की शैल होती है। ये देखिए,
आग्नेय सेल और अवसादी सेल और कार्यांतरित सेल। इनका वैज्ञानिक नाम भी है। जैसे वैज्ञानिक नाम क्या है? आग्नेय सेल को इग्नियस कहा जाता है और अवसादी को क्या कहा जाता है? सेडिमेंट्री। और कार्यांतरित को क्या कहते हैं? मेटामॉर्निक। ठीक है, मेटामॉर्निक कहा जाता है। यदि आपको ना समझ में आए तो आप बता सकते हैं। ठीक है, हाँ, कहा जाता है। द्रवित मैग्मा ठंडा हो जाता है। जो मतलब द्रवित मैग्मा, जैसे पानी होता है, जो लावा होता है, उसको ही द्रवित मैग्मा कहा जाता है। जो द्रवित मैग्मा होता है वो बिल्कुल पानी के तरीके होता है, बहने। यदि आप कहीं फेंक दें तो, क्योंकि पहली बात आप छू नहीं सकते हैं, छुएंगे तो तुरंत वो गल जाएगा। जहां पे उसकी छींट भी गई तो वो तुरंत वहां पे गला देगा। इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। जो द्रवित मैग्मा होता है, जो बहुत गर्म लावा, उसको क्या कहते हैं? आग्नेय सेल। इसके इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं। जो प्राथमिक सेल है इसी को कहते हैं। जो द्रवित मैग्मा होता है, प्राथमिक सेल इसको कहते हैं। आग्नेय सेल दो प्रकार की होती है। अब देखिए, आग्नेय सेल वो भी दो प्रकार की है। एक क्या होता है? एक आग्नेय सेल दो प्रकार की। अब जैसे ये ज्वालामुखी है, अब इसमें से अब जैसे ये ज्वालामुखी, ठीक है, अब इसमें से ये मैग्मा लावा है। ठीक है, यहाँ पे लावा बह रहा है और इसके अंदर जो गहराई में पत्थर जम जाते हैं। ठीक है, जो अंदर ही ठंडा हो जाता लावा, उसी क्या कहेंगे? आंतरिक सेल। और जो छटक के बाहर आ जाता है, जैसे बाहर ऐसे आया तो इसे क्या कहेंगे? बाह्य सेल। ठीक है, ये दो प्रकार के आग्नेय सेल के नाम है। आप इसी को समझिए। दो प्रकार के हैं, एक कौन सी? आंतरिक और बाह्य। जैसे अंतर्वेदी सेल कहते हैं और बहिर्वेदी कहते हैं। तो ये दो सेल है। अब क्या है? क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की तुलना कर सकते हैं? और ज्वालामुखी की जो लावा होती है उसकी तुलना कैसे करेंगे? जो ज्वालामुखी का लावा होता है वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही होता है। जो ज्वालामुखी का लावा होता है, देखो कौन है? जो ज्वालामुखी का लावा होता है वो बिल्कुल लाल दहकता हुआ मैग्मा होता है। ये इसी से जो होता है आंतरिक सेल और जो बाह्य सेल। ठीक है, आप समझ सकते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जो ज्वालामुखी का लावा, धधकता हुआ लावा होता है, वो क्या होता है? ये पृथ्वी के अंदर से बाहर छटक के निकलता है। ठीक है, इसी को बहिर्वेदी सेल कहते हैं। ठीक है, कहते हैं जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है वह तेजी से ठंडा होकर ठोस हो जाता है। जो द्रवित लावा होता है जब पृथ्वी से जब अंदर से बाहर निकलेगा तो वो क्या होगा? हवा के कांटेक्ट में आके वो ठंडा हो जाता है। ठीक है, ठंडा हो जाता है। परपट्टी पर इस प्रकार से बनी सेल को बहिर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं। ठीक है, ये वही है जो हम बताएं कि जो लावा अंदर से ठंडा होकर बाहर आ जाता है, जो अंदर से लावा निकलेगा, जो बाहर ठंडा हो जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे? बहिर्वेदी आग्नेय सेल। ठीक है, कहते हैं। बहिर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं। इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। इसकी संरचना होती है, ये बहुत महीन दानों वाली होती है। जैसे क्या था? बेसाल, ढक्कन का पठार और बेसाल सेल से बनी होती है। ठीक है, ये किससे बनी होती है? बेसाल और बेसाल पठार, जो बेसाल ढक्कन का पठार है और बेसाल सेल, इनसे बनी होती है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी में, अब क्या है? द्रवित मैग्मा जो होता है, जो मतलब लावा होता है गर्म, वो क्या होता है? भूपर्पटी पर कभी कभी अंदर गहराई में भी ठंडा हो जाता है। जो वही है, जो द्रवित मैग्मा अंदर गहराई में जाकर ठंडा हो जाता है, उसे
अंतर्वेदी सेल कहते हैं। ये पूरा वही लिखा है, ठीक है, समझने के लिए है। अंतर्वेदी धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बहुत हाँ तो के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेता है। इसे ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का होता है। उदाहरण के लिए जैसे लेई मसालों द्वारा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अवरोधक पदार्थ का उपयोग करते हैं वे ग्रेनाइट से बने होते हैं। अब जैसे नहीं कि सीमेंट है, कैसे होते हैं जो अंदर सीमेंट कहाँ से, बजरी है और गिट्टी मोरंग ये सब जमीन से जो निकाले जाते हैं ना, ये सब लावा के ही होते हैं पत्थर, ठीक है। अब क्या है, लुढ़क कर जो सेल लुढ़क कर टकरा कर एक दूसरे से चटक कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, छोटे छोटे तो इसे अवसादी सेल कहते हैं। ये जब आग्नेय सेल क्या होता है, लावा होता है, जब वो निकल कर बाहर जमा हो जाता है तो ये हवा पानी मिट्टी से मिलकर एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित हो जाता है। तो इसे क्या बन जाएगा, अवसादी सेल। जब ये एक जगह एकत्र हो जाएगा, ठीक है, अवसादी सेल कहते हैं। ये अवसादी हवा पानी जल आदि ये वही चीज है, हवा पानी जल आदि इन सब से प्रभावित होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरित हो जाए तो इसे जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसादी सेल, ये मतलब ठोस सेल हो गए, जब एक स्थान से बिल्कुल दृढ़ हो जाए, हटे ही ना, एक मतलब पत्थर का रूप ले ले, तो ये अवसादी सेल हो जाते हैं, मतलब दृढ़ अवसादी सेल, ठीक है, हो जाते हैं। अब उदाहरण के लिए क्या है, जैसे बलुआ पत्थर होता है, जैसे नहीं बलुआ पत्थर है, स्लेटी पत्थर, ये सब इन्हीं सब से होते हैं। रेत के दानों से इन सेलों से पेड़ पौधे जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों पर रहे हैं, जो नहीं जीवाणु है, पेड़ पौधे हैं, छोटे छोटे मतलब जो जीवाणु हैं, ये सब इन सेलों में कभी शामिल थे, इसके जीवाश्म भी हो सकते हैं, इनके मतलब जीवाश्म के भी ये सब बने हो सकते हैं। जैसे कोई जानवर यदि मर गया, मान लो उसको जलाया जाता है, वो क्या हो जाता है, राख हो जाता है। और जैसे बहुत साल पहले ऐसी एक प्रक्रिया बताई जाती है कि मतलब जैसे हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु सभ्यता है, ये सब नीचे जब गए ना, तो ये सब उनके भी अंश हो सकते हैं। आग्नेय सेल एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण ये कार्यांतरित सेल बन जाते हैं। ये जो आग्नेय सेल है और अवसादी सेल, ये उच्च ताप और दाब के कारण, मतलब अधिक गर्मी है और अधिक दबाव के कारण ये कार्यांतरित सेल में परिवर्तित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में हो जाता है। अब क्या है, ये सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है, तो सेल है हम सब लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। अब जैसे नए घरों में लोग टाइल्स लगवाते हैं, ये सब कैसे होते हैं, ये सब पत्थर जो पत्थर होते हैं इन्हीं सब के होते हैं, तो जैसे शोभा भी बढ़ाते हैं घर की, और बच्चों के खेल कूद में भी काम आ सकते हैं। ये घर बनाने के, सड़क बनाने के, ये सब इन सब में काम आते हैं। सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर सेल का उपयोग सड़क, घर, मकान इत्यादि में मतलब किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में भी करते हैं। जैसे नहीं कि बच्चे क्या करते हैं, जैसे छोटे बच्चे पत्थर को कैसे खेलेंगे, जैसे मान लो मिट्टी का ये बना लीजिए, ठीक है, ये इस प्रकार से बना लीजिए, जैसे बना लिए, ये मतलब ऐसे बनाते चलेंगे। फिर इस पे गेंद मार के खेलते हैं, कुछ लोग इकट्ठ दुक्कड़ खेलते हैं, जो लड़कियां लेंगड़ी बांध के खेलती है, तो मतलब बच्चे इन सब का उपयोग करते हैं इस प्रकार से। जो पुराने लोग, दादा दादी, नाना नानी, ये सब लोगों के जमाने में बहुत चलता था। आज के लोग ये बहुत बिजी लाइफ हो गई लोगों की, फोन में लगे रहते हैं, रील्स घटाया करते हैं, तो ये सब आजकल बच्चों का इसीलिए विकास नहीं हो पा रहा। यदि बच्चे खेले ना तो उनका शरीर जैसे के तैसा ही रहेगा और रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अब खेलने से क्या होता है, रोग कम होते हैं, ठीक है। अब जैसे जो है ताजमहल है,
ये किस चीज से बना है? व्हाइट संगमरमर से है। और ये क्या है? लाल किला, ये किससे? लाल बलुआ पत्थर से बने हैं। ठीक है, ये सब इन सब के उदाहरण है। अब जैसे जो शैल होता है, देखिए आपको जानकर आश्चर्य होगा कि निश्चित दशाओं में एक प्रकार शैल चक्रीय तरीके से एक दूसरे से परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं। शैल चक्र किसे कहते हैं? तो जब ये देखिए ये है तो ये क्या है? मान लीजिए ये ज्वालामुखी, ठीक है, ये ज्वालामुखी। अब इसमें ये लावा है, ये इससे बाहर निकलेगा। ठीक है, जैसे मतलब निकल के बाहर छिटकेगा, ये फिर हवा पानी के कांटेक्ट में आके ये सब एक जगह से दूसरे जगह पे स्थानांतरित हो जाएगा। फिर जहाँ से ये सब एक घेर बन के फिर ये अवसादी शैल में परिवर्तित हो जाएगा। बिल्कुल ये जकड़ जाएगा, एक पत्थर का रूप ले लेगा। ठीक है, और फिर क्या होगा? ये उच्च दाब और अधिक ताप के कारण ये किसमें परिवर्तित होगा? कार्यांतरित शैल में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। हाँ, परिवर्तित हो जाती है। ये आग्नेय शैल छोटे छोटे टुकड़ों में एक जगह से दूसरे जगह, ये वही चीज है कि मतलब ताप के कारण जो भी ये सब परिवर्तित होते रहते हैं। ये मतलब प्रक्रिया ऐसे ही चलती है। ठीक है, ये मतलब यहाँ से ये निकलेंगे और फिर मतलब ये पूरा प्रोसेस एक ही रहता है। अब आगे चलते हैं। अब शैल विभाजन खनिज शैल विभिन्न खनिजों से बने होते हैं। जैसे शैल कैसे होते हैं? जैसे पत्थर है, ज्वालामुखी से निकला हुआ लावा है, तो इन सबसे शैल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। शैल में बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। पत्थर होते हैं, उसमें सोना, जैसे खुदाई होती है पत्थरों की, सोना कैसे निकाला जाता है? पहले पत्थर की खुदाई होती है, फिर उसमें से सोना को छान कर निकाला जाता है। ठीक है, ऐसे हीरा, कोयला, ईंधन, पेट्रोल, एलपीजी, ये सब इसी प्रक्रिया से निकाले जाते हैं। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। यह निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। ठीक है, खनिज मानव जाति के लिए बहुत उपयोगी। अब खनिज तो देखो वास्तव में खनिज मानव जाति के लिए बहुत उपयोगी। अब जैसे ऑक्सीजन है, तो ये भी ऑक्सीजन क्या है? गैस है। ठीक है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एलपीजी है, नाइट्रोजन है, ये सब गैसें है ना, ये मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी। अब आपका लोहा है तो ये भी उपयोगी। ईंधन, कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सब आपके बहुत उपयोगी होते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है इनका संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। ठीक है, कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, ये सब का उपयोग इसी प्रकार से होता है। इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ लगाओ और जो आपके ईंधन है इन सबको बचाओ। जैसे कहा जाता है कि कोयले की खपत ज्यादा, जैसे पेट्रोल है, इसकी खपत बहुत ज्यादा होती है। तो अब क्या आ गया? न्यू इलेक्ट्रिक जो ईवी नहीं होती, इलेक्ट्रिक बाइक, स्कूटी, कार, ये सब बनने लगी है। तो पेट्रोल कम है ना, इसीलिए जो पेट्रोल कितना 100 पार छू रहा है। तो ऐसा होता है। तो आज का ये आपका ये समाप्त होता है। तो यदि आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।